वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह, आप सभी का दोस्त, एक गाइडर आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, कल से हमने स्टार्ट करा है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हम जब तक न्यूज़पेपर अपने डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक हमें जो है हमारा नॉलेज बिल्ड नहीं होगा। कितनी भी आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप न्यूज़पेपर को अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं करेंगे तब तक जो है आपका नॉलेज बिल्ड नहीं हो पाएगा। वो उस चीज को थॉट प्रोसेस जो है लॉन्ग टर्म सोचने की या फिर किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका चेंज होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वह इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या फिर हिंदी न्यूज़पेपर हो। दोनों न्यूज़पेपर मस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है एक हेल्प के लिए दैनिक जागरण और द हिंदू दोनों का एनालिसिस या फिर प्रैक्टिस शुरू करे हैं। तो करा है दोनों पेपर का। तो आई होप कि आप दोनों पेपर को जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप भी अपने डेली रूटीन में अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीसीएस या फिर आईएएस की तैयारी, तो उसमें न्यूज़पेपर को जरूर इंक्लूड करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के ट्यूटोरियल का। तो आज का टॉप फ्रंट का जो न्यूज है दैनिक जागरण का, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकती। कानून बनाना जो है विधायिका का काम है। और विवाह विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर, हालांकि कोर्ट ने आर्टिकल, कोई भी अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें अगर आ जाए कि विवाह करने का भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 81 अपना जीवन साथी चुनने का तो अधिकार है, लेकिन जो है विवाह करने का मौलिक अधिकार नहीं है। तो यही बात इसमें बोला गया है कि विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि कानून बनाना विधायिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना विधायिका का काम है, हम कानून नहीं बना सकते, हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं। अगर कोई कानून जो है संविधान के उद्देश्यों का या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तब जाकर उस कानून को शून्य भी हम कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के रोजमर्रा की जिंदगी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित कर खाते की नामिनी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मुद्दों पर विचार करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार है और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। मौजूदा कानून न्यायशास्त्र और व्यक्तिगत अधिकारों की व्याख्या करने वाला है। यह फैसला चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने सुनाया है। 366 पेज के इस फैसले में 5 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 याचिकाएं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं थी इस पर, जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने 4 अलग अलग फैसले सुनाने में करीब 2 घंटे का समय लिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 247 पेज के फैसले में कहा कि निर्देश जारी करते वक्त विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जस्टिस चंद्रचूड़
उन्होंने कहा, डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट आदेश निर्देश जारी करते वक्त विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से शादी के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है। कानून द्वारा दी गई सामग्रियों के आधार पर इस संस्था को मौलिक आधार के दायरे में नहीं बढ़ाया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह अदालत न तो विशेष विवाह अधिनियम की संवैधानिक वैधता को रद्द कर सकती है और न ही उसके प्रावधानों की फिर से व्याख्या कर सकती है। इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि ऐसा करना न्यायिक कानून जैसा होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते वक्त कोर्ट को विशेष तौर पर उन मामलों से दूर रहना चाहिए जो नीति को प्रभावित करते हों और विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हों। तो समलैंगिक विवाह जो है, समलैंगिक को कानूनी मान्यता देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके अंतर्गत मांग की गई थी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है कानून नहीं बनाते हैं और न ही हम इस बात को हम जो है किसी भी फैसले सुनाते वक्त कोर्ट इस निर्देश को जारी करते वक्त विधायिका के क्षेत्राधिकार का ध्यान रखता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिक शहरी और अभिजात्य वर्ग ही नहीं, भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिक संबंधों को शहरी और अभिजात्य वर्ग की सोच बताने की दलीलों का फैसला में जवाब दिया और कहा कि यह विचित्रता क्वीरनेस शहरी या अभिजात्य वर्ग की नहीं है, भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है और प्राकृतिक है। उन्होंने कहा कि विवाह की अवधारणा कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं और न ही यह स्थिर है। अगर संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 को 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की 5वीं प्रविष्टि में के साथ पढ़ा जाए तो क्वीर LGBTQ की शादी को मान्यता और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास है। राज्य द्वारा रेगुलेशन के कारण विवाह ने कानूनी संस्था के रूप में काफी हद तक महत्व प्राप्त किया है। शादी के रिश्ते को मान्यता देकर राज्य शादी के आधार पर लाभ प्रदान करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में क्वीर लोगों सहित सभी को एक साथ रहने का संरक्षण मिला हुआ है। राज्य का दायित्व है कि संघ साथ संबंध रखने वाले या बनाने वाले अन्य सभी को क्वीर को भी वही लाभ दे। ऐसा नहीं हो कि समलैंगिक जोड़ों पर असमान प्रभाव पड़ेगा, जैसा मौजूदा कानूनी व्यवस्था में शादी नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर हो गई कि चंद्रचूड़ की टीम जो पांच जजों की बेंच थी, उन्होंने जो है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा अदालत कानून नहीं बना सकती, यह संसद का काम है। भारतीय संविधान में विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिक के हितार्थ कदम उठाएं और उन्होंने जो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि समलैंगिकों के हितार्थ में कदम उठाए समिति गठित करें। कानूनी मान्यता देने की मांग थी याचिका में। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मई को सुरक्षित कर लिया था अपना फैसला। 366 पेज के फैसले को पढ़ने में पीठ ने करीबन 2 घंटे का समय लिया। ये था ये इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के तहत आपको लिंक कर सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं। साथ ही आप इससे भी महिलाओं संबंधित समलैंगिक इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि काफी बार यूपीएससी द्वारा महिलाओं संबंधी समलैंगिकता के संबंध में पूछा भी जाता रहा है, क्वेश्चन के रूप में या फिर ऐसे के रूप में। तो आप इसको लिंक करके दे सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला भी दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है
और स्पेस सेक्टर काफी ज्यादा रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है। इसलिए भारत सरकार का पूरा ध्यान जो है स्पेस सेक्टर पर है, ताकि जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भारत का भी खुल सके। नई दिल्ली में मंगलवार को गगनयान मिशन की प्रगति के अवसर का आकलन करने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ की बैठक में शामिल हुए। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता से उत्साहित भारत ने गगन की ओर कदम बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने जैसे बड़े अंतरिक्ष विभाग को सौंपे। जो अंतरिक्ष चंद्रमा पर मानव भेजने जैसे बड़े लक्ष्य जो है अंतरिक्ष विभाग को सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाए और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजा जाए। पीएम मोदी ने मंगलवार को भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के प्रयासों की समीक्षा की। पीएम की भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का भी मंथन किया। इसरो अध्यक्ष एस स्वामीनाथन ने भी प्रेजेंटेशन दिया। अंतरिक्ष विभाग ने ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल और सिस्टम क्वालिफिकेशन जैसी अब तक विकसित की जा चुकी विभिन्न प्रौद्योगिकियों सहित गगनयान मिशन का प्रस्तुतिकरण किया। विज्ञानियों ने बताया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 अनक्रूड मिशन सहित लगभग 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना है। क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली प्रशिक्षण उड़ान है 21 अक्टूबर को निर्धारित है। बैठक में 2025 में मिशन लॉन्च करने की तैयारी का मूल्यांकन किया गया। इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि साइंस एंड टेक में जो भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। चंद्रयान 3 आदित्य L1 अब बारी गगनयान मिशन की तैयारी की समीक्षा कर पीएम ने विज्ञानियों को लक्ष्य दिया 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजेगा। भारत शुक्र और मंगल ग्रह के लिए भी होगा जल्दी। नए पाठ्यक्रम का रोड मैप तैयार 2 चरणों में किया जाएगा लागू। और ये इजराइल वाला मामला है, काफी बार आया है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। वहीदा रहमान को हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा रहमान यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन की मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अल्लू अर्जुन को द राइज पार्ट 1 के लिए फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला। नई दिल्ली को मंगलवार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा रहमान इनको जो है पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और इधर जो है कुछ ज्यादा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चड्डा के निर्णय ये सब क्या कहते हैं हमें नहीं है जरूरत। राजधानी की सड़क बनाए ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है।
ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं एडिटोरियल पेज पे, जहाँ पे आज क्या है वो देखते हैं। कोई स्पेशल न्यूज? हाँ, समय पर न्याय न मिलने के दुष्परिणाम। समय पर जैसे कि हम सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जिला न्यायालय में बहुत सारे जो है केस पेंडिंग हैं और उनको आज तक जस्टिस नहीं मिल पाई है। और कई ऐसे केस हैं जिनको 10 साल 20 साल बाद जो है जजमेंट मिला हुआ है। तो उसी पर आज का लेख है, समय पर न्याय न मिलने के दुष्परिणाम। ये जीएस पेपर 2 न्यायपालिका खंड से लिंक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेख का। जीएन वाजपेयी साहब ने लिखा है, न्यायिक प्रणाली को सक्षम बनाने की दिशा में सुधारों को अब और नहीं टाला जाना चाहिए। इसी के साथ यह भी याद रहे कि आधे अधूरे प्रयास अप्रभावी ही सिद्ध होंगे। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश में नई संसद का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज शासकों का बनाया पुराना संसद भवन व्यापक स्तर पर मरम्मत की मांग कर रहा था। सरकार ने पुराने संसद भवन की मरम्मत रंग रोगन करने के बजाय एक ऐसी आधुनिक इमारत बनाने का फैसला किया जो भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत है। मोदी सरकार की तमाम विशिष्टताओं में से एक किसी भी काम को भी सही तरह से अंजाम देना भी है। यह बात राम मंदिर का निर्माण हो, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तत्काल 3 तलाक और मुक्ति, महिला आरक्षण विधेयक, भारत के लिए संसद के ऐतिहासिक भवन बनाने का नजर आती है। पुराने संसद भवन ये उचित है, संविधान भवन का नाम दिया गया है। भारत का संविधान पर बहस, उसका निर्माण और अपनाने की प्रक्रिया वही पूरी हुई। ऐसे उन वादों को दोहराना और उनकी प्रगति की समीक्षा करना आवश्यक है जो संविधान बनाने के दौरान हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किए, जैसे कि संविधान के सभी नागरिकों तक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया था। लेकिन क्या क्या वह वादा पूरा हो पाया या किस प्रकार होता दिख रहे हैं, इस पर सवाल। इस वर्ष अप्रैल में आई तृतीय भारतीय न्याय रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कुल 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से 1.9 लाख मामले तो 30 वर्षों से अटके हुए थे, जबकि 56 लाख ऐसे थे जो 10 वर्षों से लंबित थे। जेलों में बंद 77% ऐसे लोग थे जिनका मामला विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी मामलों का आभार लगा हुआ है। 2 अगस्त 2022 तक शीर्ष अदालत में 71,441 मामले लंबित थे, जिनमें से 56,365 दीवानी और 15,076 फौजदारी के थे। वर्ष 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में न्याय के अधिकार की गारंटी दी गई है। एक लोकप्रिय कहावत भी है, न्याय में देरी अन्याय के समान है। तो इतने जो है केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लगभग जो है 4.9 करोड़ और जिनमें जेलों में जो बंद है 77% ऐसे कैदी हैं जिनका मामला जो है विचाराधीन है। ऐसे लोग भी हैं। और शायद तक 56 लाख ऐसे मामले जो कि 10 वर्षों से लंबित है और 30 वर्षों और लगभग 2 लाख के करीब जो है, लगभग 2 लाख मामले जो 30 वर्षों से अटके पड़े हैं। तो ये है हमारे न्यायपालिका का स्टेटस, जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। न्यायिक प्रणाली पर बोझ घटाने और उसकी गति बढ़ाने के लिए एक बार
एक के बाद एक सरकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालतों और लोक अदालतों आदि का गठन किया गया है। न्यायालय में देरी के कुछ कारण भी सामने आए हैं। एक तो सरकार की सबसे बड़ी मुकदमेबाज न्यायिक तंत्र के लिए एक बजट अपर्याप्त है। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बेहद कम है और क्षमताएं और प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में रखती है। तारीख के बाद तारीख का सिलसिला कायम रहता है। न्यायिक प्रक्रिया बेहद लंबी है और कार्य संस्कृति पर भी प्रश्न उठते हैं। इनके निदान के लिए कुछ समाधान भी सुझाए जाते हैं, जैसे कि विशेष ढांचे का निर्माण और समन्वय को बेहतर बनाना, न्यायिक प्रशासन की निगरानी के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन, प्रशासनिक सुधारों के साथ प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य का पृथक्करण और सरकारों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग आदि। इन सभी सुझावों और समय समय पर होने वाली पहल के बावजूद आम न्याय आदमी की पहुंच में आसानी से नहीं दिखता है। सुनवाई के लिए 5 साल की प्रतीक्षा कर रहे किसी विचाराधीन कैदी के चेहरे पर हताशा की लकीरें देखकर आप दर्द का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। न्यायिक प्रणाली में एक तबके के लिए इस देरी के आर्थिक निहितार्थ भी हैं। इस मामले में तत्काल नए सिरे से विचार की दरकार। सरकार ने अपनी कई प्राथमिकता कैडर वाली एजेंसी बने। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि न्याय मिलने की गति में तेजी आए। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 दर्जन मॉनिटर नियुक्त किए जाने चाहिए। मामलों की सुनवाई से लेकर उनके वर्गीकरण, साक्ष्य जुटाने और उनके प्रस्तुतिकरण, आदेश के प्रति आदि के स्तर पर सहयोग के लिए उन्हें न्यूनतम प्रशासनिक सहयोग दिए जाएं। इस प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निगरानी हो और प्रत्येक 6 महीने में इसकी प्रगति संसद के पटल पर रखी जाए। इस साल से पुराने सभी मामलों की सुनवाई अलग अदालतों द्वारा की जाए। 1 साल से कम एवं नए मामले संसद के सुने जाएं। साथ ही साथ सरकार विभिन्न पक्षों में समझौते के लिए वैकल्पिक तंत्र भी बनाए, ताकि न्यायिक प्रणाली पर मुकदमों का बोझ न बढ़े। समय पर न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक तंत्र में बड़े पैमाने पर भर्तियां करनी होंगी, व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना होगा और समग्र ढांचा समुन्नत बनाना होगा। यह सही है कि प्रत्येक सुधार का विरोध करने वाले कुछ वर्ग उभर ही आते हैं, तो उनकी पहचान कर उनसे निपटना भी आवश्यक होगा। समय आ गया है कि न्यायिक प्रणाली को सक्षम बनाने की दिशा में आवश्यक सुधारों को अब और नहीं टालना चाहिए। इससे आधे अधूरे प्रयास पूर्व की तरह अप्रभावी सिद्ध होंगे। यदि न्यायिक प्रणाली प्रभावी न बन पाई तो राजनीतिक वर्ग से जुड़े पीढ़ियां संविधान में किए गए वादे को पूरा किए बिना ही चलती जाएंगी। तो लेखक सेबी एवं LIC के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इन्होंने बताया कि क्या क्या फेलियर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि न्यायाधीशों की संख्या में कमी है और बहुत सारे सिस्टम्स की कमी है, उसमें बजट का लेख है और साथ ही साथ इन्होंने जो कवायद करी है बढ़ाने की, वो फास्ट ट्रैक कोर्टों की, सिविल जजों की संख्या बढ़ाने की और एक समिति जो जमीनी लेवल की समीक्षा तैयार करे, एक निगरानी तंत्र जो कि हर 6 महीने में उसका अपनी रिपोर्ट जो है संविधान को सौंपे। तो ऐसे कुछ तंत्र स्थापित करने की जरूरत है, ताकि न्याय समय पर मिले और सभी तक मिले, सभी को समय पर मिले और सभी को जल्द मिले और ऐसे मामले जल्द से जल्द निपटाए जाए जो कि लंबित पड़े हैं, विचाराधीन पड़े हैं। इस दिशा की ओर कवायद की गई है। तो न्यायपालिका के संबंध में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको न्यायपालिका GS पेपर 3 एंड GS पेपर 4 के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप रिलेवेंट कर पाए। इसको एक बार अपने से और एक बार वीडियो के थ्रू जरूर पढ़िएगा, जरूर वीडियो देखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्या है, खौफनाक आतंक का खुला समर्थन। तो आप जान रहे हैं दुनिया भर में आतंकवाद का खौफ है। जैसे अभी गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन जो इजराइल पर अटैक किया गया, हमास हमास भी एक कहीं ना कहीं एक आतंकी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि आतंक कहीं पर भी पूरी, न केवल उस देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। तो इजराइल में हमास के बर्बर हमले में मारे जाने वालों की संख्या 1400 के आंकड़े पार कर गई है। मारे जाने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में घुसे हमास के आतंकी 199 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए हैं। इन बंधकों में भी बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। चूंकि हमास के आतंकी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि उन्होंने किस तरह इजराइल में घुसकर वहां कत्लेआम किया है, इसलिए उन्होंने अपनी बर्बरता के वीडियो बनाकर उन्होंने जारी करने में संकोच भी नहीं किया। इस बर्बरता को देखने के बाद भी हमास के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। फलस्तीनी जनता के पक्ष में आवाज उठना समझ आता है, क्योंकि वह इजराइल की नाकाबंदी और गाजा में उसकी सैन्य कार्रवाई के कारण वास्तव में संकट में है। लेकिन आखिर क्या औचित्य है कि हमास जैसे खूंखार आतंकी संगठन का भी खुलकर समर्थन किया जाए? यह समर्थन केवल इस्लामी देशों में ही नहीं किया जा रहा है, यह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरोपीय देशों में भी किया जा रहा है। इन देशों के सबसे बड़े शहरों में आयोजित किए जा रहे उग्र प्रदर्शनों में फलस्तीन के साथ साथ हमास के लिए भी झंडा लहराए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो इस्लामिक स्टेट और तालिबान के झंडे भी लहराए गए। फिलिस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन किया जाना घिनौने आतंक का साथ देने के अलावा और कुछ नहीं। हमास की बर्बरता के किस्से सामने आने के बाद भी इस्लामी संगठनों के साथ साथ लेफ्ट लिबरल तबका हमास की आतंकी समूह कहने के लिए तैयार नहीं है। बीबीसी हमास आतंकियों को मिलिटेंट ही कह रहा है। बीबीसी का कुतर्क है कि आखिर हम किसी को अच्छा या बुरा कहने वाले कौन होते हैं? क्या इससे मूर्खतापूर्ण और कुछ नहीं हो सकता? बीबीसी का यह समझ पाने में नाकाम है कि निर्दोष, निहत्थे और यहाँ तक कि बच्चों को मारने वाले आतंकी अच्छे लोग नहीं हो सकते। बीबीसी मूर्खता को और अच्छे से रेखांकित किया उससे विश्व मामले में संपादन जॉन स्टीफनसन ने। उन्होंने फरमाया कि किसी को आतंकी कहने का मतलब है कि आप पक्ष ले रहे हैं और उचित निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। वैश्विक मीडिया का वैश्विक मीडिया का एक हिस्सा लंबे अरसे से एक ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क देता चला आ रहा है। ऐसे ही तर्क लेफ्ट लिबरल समूह के लोग भी देते हैं और कुछ देश भी। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समूह और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पा रहे हैं। इसका लाभ आतंकी संगठन और उनका साथ देने या उन्हें पालने पोसने वाले देश उठा रहे हैं। ऐसे देशों में प्रमुख हैं ईरान, कतर, पाकिस्तान और चीन आदि। पाकिस्तान कश्मीरी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताता है और उन्हें नैतिक समर्थन देने को दम भरता रहता है। ईरान हमास के साथ हिजबुल्लाह का भी खुला समर्थन करता है। वह हमास और हिजबुल्लाह दोनों को वित्तीय मदद भी देता है। यही काम कतर भी करता है। कतर सरकार के पैसों से चलने वाले मीडिया संस्थान अल जजीरा जिहादी संगठनों के प्रति उदारता बरतता है। इसी कारण एक समय इसे अलकायदा का लाउड स्पीकर कहा जाता था। तुर्की भी इस्लामिक स्टेट के साथ अन्य आतंकी गुटों का समर्थन करता रहा है। वैसे तो चीन खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताता है, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान आधारित आतंकी गुटों के सरगनामों को संयुक्त राष्ट्र परिषदों की पाबंदी को बचाने के लिए
उनकी ढाल बनता रहता है। वह इन दिनों इजराइल को संयम बरतने का उपदेश दे रहा है और खुद को फिलिस्तीन जनता का हितैषी बताने की कोशिश करता रहा है। लेकिन यह वही चीन है जो अपने यहाँ उइगर मुसलमानों का निर्ममता के साथ दमन करने में लगा हुआ है। हमास ने इजराइल में कुछ उसी तरह हमला किया जैसा पाकिस्तान में आए लश्कर और जैश के आतंकियों ने मुंबई में किया था। निसंदेह मुंबई के मुकाबले इजराइल में किया गया हमला कई गुना भीषण था। इजराइल में हमास के हमले के बाद दुनिया भर में उसके पक्ष में जैसे प्रदर्शन हुए, उसके बाद अन्य जिहादी संगठनों का भी दुस्साहस बढ़ने का भरी पूरी आशंका है। पता नहीं हमास के पक्ष में यूरोपीय देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें उनसे इन देशों के आंखें खुलेंगी या नहीं, लेकिन कम से कम भारत की ओर सावधान होना चाहिए। भारत को और सावधान होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान केवल लश्कर और जैश को नहीं पाल रहा, बल्कि भारत के लिए खतरा बने अन्य आतंकी संगठनों की भी मदद कर रहा है। हमास हमले को सही ठहराने वालों का कुतर्क है कि ये फिलिस्तीनियों को जिस तरह उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, उसे देखते हुए हमास ने जो किया वह सही है। इस कुतर्क के हिसाब से तो कश्मीरी घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों को हमास के रास्ते पर चल देना चाहिए। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत में भी फिलिस्तीन के समर्थकों में आवाजें उठी। इससे कोई हर्ज नहीं। भारत सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि यहूदियों की तरह फलस्तीनी लोगों का भी अपना देश होना चाहिए। भारत आज भी इस नीति पर कायम है, लेकिन फलस्तीनी जनता के पक्ष में आवाज उठाने का मतलब नहीं हो सकता कि इजराइल पर हमास के हमले को जायज ठहराया जाए। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि निसंदेह इजराइल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमास का बर्बर हरकत की सजा फलस्तीनी के आम लोगों को न मिले। लेकिन इसी के साथ प्रश्न यह है कि भारत में जो लोग फलस्तीनी जनता सजग खड़े हैं, उनमें से कितनों ने कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में आवाज बुलंद की है। ये कहने का जो इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद है, इसमें हमास को एक आतंकी संगठन है जिसने फिलिस्तीनियों का हवाला देते हुए उस पर इजराइल पर आक्रमण किया और इजराइल पर बर्बरता पूर्वक वहां की महिलाओं, बच्चों, छोटे वृद्धों और पुरुषों को किडनैप किया और किडनैप करके गाजा पट्टी में ला लिया। गाजा जहाँ पे फिलिस्तीनी रहते हैं, तो वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है वह जो है अभी तत्कालिक हमास के कारण है। हमास का बर्बरतापूर्वक आक्रमण। अब जो लोग हमास को एक सही संगठन बता रहे हैं, सही उसके कृतित्व को सही बता रहे हैं, ये कहां से कहीं तक सही नहीं है। और ये जो है आतंकवाद का सपोर्ट करना न केवल अभी करंट में हमास के पक्ष में या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा है, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी इन फ्यूचर में खतरा हो सकता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल, फुटबॉल टूर्नामेंट और जलवायु परिवर्तन। ये सब बेकार है। अब ये सब आर्टिकल हमें पढ़ने चाहिए ताकि हमारे हमारा थॉट बिल्ड हो। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगेगा। अच्छा